मेरा नाम असरा सुल्तान है। मैं सरोजनी नायडू शासकीय कन्या महाविद्यालय की छात्रा हूँ। मेरा सवाल है, यूपीएससी की तैयारी करते समय ज्यादातर समय छात्राओं को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी देखने को मिलती है। इस समस्या को कैसे हल कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो सही में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके लिए जो हमें स्टैंडर्ड रिलायबल बुक्स हैं उस पर रिलाय ज़्यादा करना चाहिए। उसके बाद हम जो सब्जेक्ट है उसके जो एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं उनसे हम गाइडेंस ले सकते हैं। क्योंकि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए। और इसमें आपकी जो रीडिंग है वो बहुत स्लो होनी चाहिए। जैसे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हो गया, इसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसे में जो आपकी फर्स्ट रीडिंग है ये काफ़ी स्लो होनी चाहिए ताकि आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकें। रिवीजन जब आप उसका करेंगे तो वो तेज़ हो सकता है, बट पहली रीडिंग ऐसे सब्जेक्ट्स में थोड़ी स्लो रखनी चाहिए। धन्यवाद ऐश्वर्या जी, आपने बड़ी ही समझदारी और सरल वाक्यों में इस प्रश्न का उत्तर दिया। अब इंदौर से उत्कर्ष द्विवेदी जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय, आपने यूपीएससी परीक्षा में 5वां स्थान प्राप्त कर मध्य प्रदेश का सर गर्व से ऊंचा किया। मैं आपको राम अवतार अहिरवार के प्रश्न का उत्तर देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। राम अवतार अहिरवार है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कैसे करें और इसके लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? देखिए, आपने बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछा है। तो देखिए, एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि ग्रेजुएशन पे पूरा फोकस अपना रखिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप अपने फाइनल ईयर में आए तब जाके कहीं ना कहीं पढ़ाई का लोड थोड़ा सा कम हो जाता है, तब आप जो है यूपीएससी की तरफ अपना रुख अपनाइए। और जब आप शुरुआत भी कर रहे हैं, तो जैसे मैंने अपने 4th ईयर में शुरुआत की, तो आप पहले यूपीएससी के बारे में अच्छे से जानें और समझें। आज के टाइम में ऑनलाइन आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, तो आप सारे टॉपर्स के टॉक्स देखिए, आप यूपीएससी के सिलेबस को देखिए, उनके क्वेश्चंस को देखिए, उसको आप एनालाइज करिए, ठीक है। और एक न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत आप डालिए अपने अंदर, ठीक है। यूपीएससी और नो यूपीएससी, न्यूज़पेपर एक इन्फॉर्म सिटीजन बनने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो न्यूज़पेपर और बेसिक कुछ किताबें होती हैं एनसीईआरटीज़, उससे आप शुरू कर सकते हैं। और तब आप अपने आप को जो है, मान लीजिए 20% समय यूपीएससी को दे दिया, 80% अपने कॉलेज को दे दिया, तो ऐसे आप बैलेंस कर सकते हैं। मैं जबलपुर से कुशल जैन जी को आमंत्रित करता हूं। आदरणीय, आपने यूपीएससी में 40वीं रैंक हासिल कर मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है। मैं आपको शैलेंद्र श्रीवास के प्रश्न के उत्तर के लिए आमंत्रित करता हूं। जय हिंद, मेरा नाम शैलेंद्र श्रीवास है। मैं शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय का छात्र हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न था कि राष्ट्रीय सेवा के हमारे पास अनेकों विकल्प उपलब्ध हैं, किंतु आपने सिविल सेवा का ही विकल्प क्यों चुना? देखिए, इसमें ऐसा है कि कोई भी राजकीय सेवा हो चाहे वो सिविल सेवा हो, सबके अपने महत्व हैं, सबके अपनी लिमिटेशंस हैं और सबके अपनी पावर्स हैं, है ना। तो ये आपको डिसाइड करना है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि वो अपने राज्य से बाहर ही ना जाएं, तो वो राजकीय सेवा की तरफ चले जाते हैं। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आपको ये भी देखना पड़ता है। देखिए, बहुत बार ये हो सकता है कि आपका सिलेबस जो राजकीय सेवा का हो और सिविल सर्विसेज का हो वो अलग अलग होता है। तो आपको ये सब देख के एक अपने जिनसे भी आप गाइडेंस लेते हैं उनसे आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके लिए क्या बेहतर है। और एक बार आप वो कर लें, फिर आप अपनी पूरी निष्ठा और कर्मठता के साथ लग जाएं, मेरे हिसाब से आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। मैं विदिशा से रिजु श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूं। आदरणीय, आपने यूपीएससी में 124वीं रैंक हासिल कर मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। मैं नरगिस खान को उनके प्रश्न के उत्तर के लिए आमंत्रित करता हूं। जय हिंद। जय हिंद, मैं नरगिस खान सेम कन्या महाविद्यालय एवं राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेविका हूँ। हम सभी जानते हैं कि हम लक्ष्यधारियों के जीवन में यूपीएससी का क्या महत्व है। यूपीएससी सिर्फ एक एग्जाम नहीं बल्कि हर लक्ष्यधारी के जीवन का एक संघर्षशील सफर होता है। श्रीमान, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, लक्ष्य प्राप्ति के दौरान जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का सामना हिम्मत के साथ कैसे किया जाए एवं हर रोज अपने आप को
अपने लक्ष्य के प्रति कैसे प्रेरित किया जाए एवं सिर्फ एक ही लक्ष्य को लेकर दृढ़ निश्चय कैसे रखा जाए। धन्यवाद। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है और यूपीएससी की जर्नी में बहुत बार ऐसे पल आते हैं, दिन आते हैं जब हमें लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं, हमें डीमोटिवेटेड फील होता है। तो जैसे अर्जुन ने मछली की आंख देखी थी, तो वैसे ही हमें अपने लक्ष्य पे केंद्रित रखना है अपना ध्यान। बहुत ऑप्शंस आएंगे पर हमें यह ध्यान रखना है कि हमने इस पथ पर अग्रसर क्यों हुए, हमें हमारा वाय देखना है, हमें इस पथ पे जाने के पीछे का कारण क्या है। अगर आपका कारण स्ट्रांग होगा तो आप जितने भी दिन आएंगे आप अपने आप को मोटिवेट कर पाएंगे वापस। और एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक अच्छा इकोसिस्टम बनाएं, अपने परिवार, अपने दोस्त और अपने गुरुजनों से जुड़े रहें। जब भी आप किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं उनसे बात करिए, वह आपको मार्गदर्शन देंगे। और कुछ लाइनें हैं, जब आप कोई भी लक्ष्य निर्धारण करें तो मुझे वो प्रेरित करती थी कि जब नाव जल में छोड़ दी, मझधार में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर जीत क्या फिर हार क्या। तो अपने आप को जिस भी तरीके से आपको लगता है कि आपको सहज फील हो रहा है वैसे रखें। और ये सिर्फ एक एग्जाम है और एग्जाम की तरह ही लें, इसे जीवन ना बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। मैं रीवा से छाया सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय, आपने यूपीएससी परीक्षा में 288 रैंक प्राप्त कर मध्य प्रदेश का परचम लहराया। अपने अनुभव साझा करने के लिए मैं मंच पर आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। जी, मैं सभी को नमस्कार कहना चाहूँगी, मेरे साथी और जितने भी श्रोतागण हैं यहाँ पे। और जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है, मैं एक बात बताना चाहूँगी कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। ये मेरा 4th अटैम्प्ट था। पहले 2 अटैम्प्ट्स में मैंने प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर किया था। 3rd अटैम्प्ट में मुझे एसीपी दिल्ली पुलिस की पोस्ट मिली थी, तो मैं प्रोबेशनर थी। अब 4th अटैम्प्ट में फाइनली मुझे 288 रैंक मिली है। तो अगर आपके रास्ते में कभी भी और फेलियर्स की बात है तो 3 बार MPPCS का प्री भी नहीं निकाल पाई थी। तो आप कभी ये मत सोचिए कि आपके रास्ते में असफलता आ गई तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये याद रखिए कि असफलता ही आपको सफल होने का साहस देता है, और यही मेरा अनुभव है। और जैसे कि रिजू मेरी जो साथी हैं उन्होंने अभी बताया कि बहुत दिन ऐसे आएंगे आपकी लाइफ में, आप किसी भी फील्ड में जाएं, जब आप सोचेंगे कि मैं नहीं कर पाऊंगी। मेरे ऐसे बहुत दिन आए थे। मेरे पापा तो ऑफिस चले जाते थे पर मैं मम्मी से बहुत लड़ाई करती थी कि तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया। पर ऐसा होता रहेगा, आप हिम्मत मत हारिए। कोई भी चीज़ होती है वो 50% आपका हार्ड वर्क और 50% आपकी डिटर्मिनेशन है। तो एक लाइन थी गुंजन सक्सेना मूवी में कि जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत उनका हाथ नहीं छोड़ती। तो आप कभी मेहनत का साथ मत छोड़िएगा, और यही मेरा अनुभव है। थैंक यू, जय हिंद। धन्यवाद माननीय। अब मैं खंडवा से कार्तिकेय जायसवाल जी को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय, आपने यूपीएससी परीक्षा में 35वां स्थान प्राप्त कर मध्य प्रदेश का परचम लहराया। मैं आपको सना बेगम के प्रश्न के उत्तर देने आमंत्रित करती हूँ। सर, जय हिंद श्रीमान। मैं स्वयं सेविका सना बेगम बंसल कॉलेज की छात्रा हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन कंटेंट या ऑफलाइन कंटेंट में से कौन सा सही होगा? आपने पूछा कि ऑनलाइन कंटेंट और ऑफलाइन कंटेंट में से क्या सही रहेगा। yes, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम एक इवॉल्विंग एग्ज़ाम है, तो ये ज़रूरी है कि आप दोनों ही कंटेंट का एक मिक्सचर अपने साथ लेकर चलें। अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखें, लेकिन ये ना सोचें कि हमें सिर्फ ऑनलाइन या सिर्फ ऑफलाइन सोर्सेज पे ही डिपेंड करना है।
कई बार ये होता है कि कुछ चीज़ें हमें किताबों में पढ़कर उनके पेजेस पर देखकर ही याद होती हैं। जैसे पॉलिटी में एक मिस्टर एम लक्ष्मीकांत की किताब है, उस किताब का एक एक शब्द जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं पर्सनली ये फील करता था कि अगर मैं उसे ऑनलाइन फॉर्मेट में PDF फॉर्मेट में पढ़ता तो उतनी अच्छे से चीज़ें याद नहीं रहती। यहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो करंट अफेयर्स में कई सारा ऐसा मटेरियल आता है जो ऑनलाइन ही अवेलेबल रहता है। कई सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट्स रहती हैं जहाँ पर वो मटेरियल मिलता है। तो उस वेबसाइट के मटेरियल को अगर हम ऑफलाइन के फॉर्म में पढ़ेंगे तो वो हमें उतना हेल्पफुल नहीं लगेगा जितना ऑनलाइन हम क्विक रीडिंग के थ्रू उसको ग्रास्प कर पाते हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन कंटेंट में हमेशा देखते रहें कि कौन सा कंटेंट आपको किस वे में सूट कर रहा है और उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर उन लिमिटेड सोर्सेज को फॉलो करें। थैंक यू। अब मैं नरसिंहपुर से आदरणीय अंकित कुमार चौकसे जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। माननीय, आपने यूपीएससी परीक्षा में 89 रैंक प्राप्त करी और मध्य प्रदेश का परचम लहराया है। माननीय, मैं आपको देवश्री उम्बरकर के प्रश्न के लिए आमंत्रित करती हूँ। जय हिंद, मेरा नाम देवश्री उम्बरकर है और आई एम NSS वॉलंटियर फ्रॉम गवर्नमेंट MLB कॉलेज भोपाल। सर, जैसे अभी हमें मैम और सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हाउ टू बी मोटिवेटेड, बट सर आई वांट टू नो सम टिप्स कि कई बार हम निराश हो जाते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, सोसाइटी है, दे देयर टू डीमोटिवेट यू। तो इस समय हम कैसे पॉजिटिव रहे, खुद को कैसे मोटिवेटेड रखें? जस्ट फ्यू टिप्स सर। नमस्कार। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, UPSC हो, IIT हो, नीट हो, क्लैट हो, आसान नहीं होता है। यात्रा लंबी होती है तो ऑब्वियस ये निश्चित है कि आपको ऐसा समय फेस करना पड़ेगा जब आप थोड़े से डिमोटिवेटेड फील करेंगे, आपका मोटिवेशन लेवल कम होगा। लेकिन जो तरीका मैं यूज़ करता था, मैं ये सोचता था कि आज मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या ये समस्या है, मगर ये समस्या को आज मैं अपने ऊपर हावी होने दूंगा तो आज से जब 15 साल बाद मैं इस दिन को देखूंगा तो मैं अपने आप पे गुस्सा होऊंगा कि यार इस छोटी समस्या को मैंने अपनी पूरी यात्रा को डिरेल करने का मौका दे दिया। और जब 15 साल बाद आप चीज़ों को दूर से देखेंगे तो ये समस्याएं छोटी छोटी लगती हैं। आप जब बाहर रहेंगे तो हाउस मेड नहीं आई, खाना बनाने नहीं आई, ये जो खाना बना रही है वो अच्छा खाना नहीं है, खाने में मन नहीं लग रहा है। तो ये छोटी छोटी समस्याएं हैं। मकान मालिक परेशान कर रहा है, ये समस्याएं आती हैं जनरली जो लोग बाहर रह के पढ़ाई करते हैं। लेकिन इस समस्या से यदि अपना मूड खराब कर लेंगे या पढ़ाई में मन छूट जाएगा तो जब 15 साल 20 साल बाद अपने आप को देखेंगे और रियलाइज़ करेंगे ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैटर नहीं करती हैं, आप जहाँ आप पहुँच चुकी हैं, तो आप थोड़ा दुख फील करेंगी। तो ये मैं सोचता था कि थोड़ा सा एक वाइडर पर्सपेक्टिव ले लेता अपने जीवन का, 20-25 साल का हॉराइजन ले लेता था। दूसरा तरीका जो मैं यूज़ करता था, मैं शुरू से थोड़ा सा आध्यात्म से जुड़ा रहा हूँ। तो आध्यात्म आपको जो डे टू डे ट्रिवियल लाइफ्स है उसको थोड़ा आपको ऊपर उठा देता है। तो जब आप चीज़ों को एक विस्तृत रूप में देखेंगे तो ये छोटी समस्या आपको और छोटी लगने लगेंगी। तो ये 2 तरीके हैं जो मैं यूज़ करता था अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए और जो छोटी मोटी समस्याएं आती हैं उनसे आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू। जबलपुर से आदरणीय मिनी शुक्ला जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। माननीय, आपने UPSC परीक्षा में 96 रैंक प्राप्त करी है और मध्य प्रदेश का परचम लहराया है। नमस्ते मैम, मैं वेदांश कुशवाहा उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान का छात्र हूँ। सर्वप्रथम आपको इस सिविल सेवा में सफल होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और मैं मानता हूँ कि कोई भी परीक्षा में सफल होने के लिए सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो खुद की मेहनत और संघर्ष है। उसके लिए मैं सिर्फ 4 पंक्तियों के बाद अपना प्रश्न रखूंगा कि देखी रही आजमाइश तो कभी हार नहीं होगी, बार बार होगी लेकिन हर बार नहीं होगी, लेकिन रुक गया औदा। यदि आप खुद मान लें कि हम असफल हैं तो रुक गया औदा तो फिर जयकार नहीं होगी। इसलिए करते रहे कोशिश, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं होगी, बेकार नहीं होगी। मेरा प्रश्न मैम से ये है कि सिविल सेवा परीक्षा में साक्षात्कार के दौरान प्रतिभागी के व्यक्तित्व में किन गुणों का समावेशन होना आवश्यक है जिससे हम उसमें सफलता प्राप्त कर सकें? धन्यवाद। जी, साक्षात्कार में आप एक फॉर्म भरते हैं, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बेसिस पे जनरली
सवाल पूछे जाते हैं। कई बार हम YouTube पर देखते हैं और देखते हैं कि ये कुछ अतरंगी सवाल पूछे जाते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। काफ़ी अच्छे तरीके से कॉर्डियली आपसे बात करते हैं। आपने जिस जगह से आप हैं वो सवाल पूछते हैं। गलत बता दिया गया था, मैं जबलपुर नहीं भिंड ग्वालियर से हूँ। तो आप जहाँ से हैं वहाँ के बारे में सवाल पूछते हैं। आपने किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो उससे जुड़े आपसे सवाल पूछे जाते हैं और वही आप उसी की तैयारी करते हैं। थैंक यू जी, धन्यवाद। अब मैं दतिया से मृदुल शिवारे जी को आमंत्रित करता हूं। आदरणीय, आप यूपीएससी में 247वीं रैंक प्राप्त कर मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है। मैं आपको आपके अनुभव साझा करने के लिए मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। सभागार में उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जैसा कि बताया गया, मेरा नाम मृदुल शिवरे है। मुझे इस वर्ष यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 247 रैंक हासिल हुई है और उसके अलावा मुझे भारतीय प्रशासनिक सेवा आवंटित हुए है। ये मेरा प्रथम प्रयास था इस परीक्षा में और मैंने बीए किया है पॉलिटिकल साइंस में अरिहंत कॉलेज इंदौर से। तो मेरी जो जर्नी रही है सिविल सेवा परीक्षा की, काफ़ी एक छोटी जर्नी रही है, 2.5 साल की। मैंने तैयारी अपनी सेकेंड ईयर से स्टार्ट करी थी। तो मैं चाहता हूँ कि जो अभी एस्पिरेंट तैयारी करेंगे कॉलेज के दौरान, तो शायद मैं उनकी थोड़ा हेल्प कर सकूं। जैसे कि अभी नया ट्रेंड आ रहा है कि लोग ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो मैंने अपनी तैयारी सेकंड ईयर के साथ शुरू करी थी। और आपका जो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होता है, अगर आप उसको अपना वैकल्पिक विषय के तौर पर चुनाव करते हैं तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो मेरा वैकल्पिक विषय पॉलिटिकल साइंस ही था यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में, और इसमें मेरा बैकग्राउंड भी था। मैं दतिया जिले के मध्य प्रदेश दतिया जिले से आता हूँ। मेरी पूरी स्कूलिंग दतिया से ही हुई है। तो भविष्य में मैं चाहता हूँ जब मैं सिविल सेवा में आकर मुझे मौका मिलेगा, जब फील्ड में मैं आऊँगा, कि जो मैंने कठिनाइयाँ एक नीचे स्तर पर देखी हुई हैं कि आम आदमी की समस्याएं क्या हैं, आखिरकार एक जो कॉमन मास है वो जूझता है छोटे स्तर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि यदि मुझे कल मौका मिलेगा एक सर्व करने का ऐसे डीएम और एसडीएम, तो मैं चाहता हूँ कि शायद मैं उन लोगों के काम आ सकूँ और जो उनकी समस्याएँ हैं उनका कुछ समाधान ढूंढने का प्रयास कर सकूं। तो मेरा यही अनुभव था सिविल सेवा परीक्षा का कि जो मैंने जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं, मेरा उनका यही मैसेज है कि आप प्लीज़ हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हार्डवर्क आप करते रहिए और निश्चित रूप से यदि आप मेहनत करेंगे और सिविल सेवा परीक्षा के लिए आप डेडिकेशन से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो यहाँ लोग आज सम्मानित हुए हैं, भविष्य में आगामी वर्षों में आप लोगों का निश्चित रूप से सम्मान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम राहुल देशमुख है। मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले का निवासी हूँ। इस साल मैंने यूपीएससी सीएससी 2021 में 349 रैंक हासिल की और इसके अंतर्गत मुझे भारतीय पुलिस सेवा एलोकेट हुई है। ये मेरा 5वां अटैम्प्ट था और मैं आपको बताना चाहूँगा एक जर्नी थोड़ी लंबी चली, इस पर काफ़ी उतार चढ़ाव भी रहे, पर हाँ सीखने को बहुत कुछ मिला। शुरुआती अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स होता था तो मेंस रुक जाता था। फिर तीसरे अटैम्प्ट से मेरी इंटरव्यू कॉल तो आना शुरू हुई, बट यट मेंस के स्कोर अच्छे नहीं थे तो फिर सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जैसा किसी एस्पिरेंट ने पूछा भी था कि इन असफलताओं को कैसे डील करना है या कैसे खुद को मैनेज करना है। देखिए, जैसे जिम जाए बगैर बॉडी बिल्डअप नहीं होता है ना, वैसे ही ये बुरे समय से बीते बगैर आपका ना मानसिक तटस्थता, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ नहीं बिल्डअप होती है। तो इससे आप घबराइए नहीं। कई बार हम अपनी कल्पनाओं में ज़्यादा पेन उठाते हैं ना कि असल ज़िंदगी में। तो आप इस बुरे समय पे पूरी अपनी क्षमता बनाए रखें, हमेशा प्रयास करते रहें और हाँ, प्रयास स्मार्टली करिए। किस प्रकार से कि तैयारी में क्या कमी हो रही है, क्या मेरे गाइडेंस में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे किसी बेहतर पर्सन से इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए, या क्या मेरा कमज़ोर पक्ष रह जा रहा है, इस पे काम करते रहना चाहिए। और मैं हमेशा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी तरह अच्छा प्रयास करते रहिए, हम्बल बने रहिए। जय हिंद। नमस्कार, आप सबको मेरा नमस्कार है। यूपीएससी की जर्नी किसी की बहुत छोटी होती है, किसी की बहुत लंबी होती है, लेकिन कुछ चीज़ें उस जर्नी में सबके साथ कॉमन होती हैं। मैं उन्हीं कुछ पॉइंट्स को आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप यूपीएससी या किसी अन्य भी परीक्षा या अन्य किसी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो उनमें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। उनमें से एक है, आप खुद के साथ ईमानदार रहें।
अगर आप खुद के साथ ईमानदार हैं तो आपको हमेशा ये पता रहेगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। जैसे मान लीजिए आप सोशल मीडिया का यूज करते हैं, आप अगर दिन में आधा घंटा सोशल मीडिया का यूज करते हैं तो ये ठीक है अगर आप यूपीएससी या किसी अन्य क्षेत्र में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा उस पर अपना टाइम दे रहे हैं तो आप खुद के साथ में ईमानदार नहीं हैं, आप खुद के साथ गलत कर रहे हैं और आप खुद को धोखा दे रहे हैं कि मैं सच में इस क्षेत्र में ईमानदारी से अपना कार्य कर रहा हूँ। तो ये रखें, खुद को ईमानदार बनाए रखें खुद के प्रति। और दूसरी चीज़ है हार्ड वर्क। देखिए हार्ड वर्क का कोई तोड़ नहीं होता है। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे और वो मेहनत सही दिशा में है तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है उसमें कई बार टाइम लग जाए, आप चाहते हैं कि आप एक बार में पहली बार में सफल हो जाएं, लेकिन आपको सफल होने में 1 या 2 प्रयास लग जाएं, आपको 2-3 साल का टाइम लग जाए। लेकिन अगर आप सही से हार्ड वर्क कर रहे हैं और वो सही दिशा में की गई मेहनत है तो निश्चित रूप से आप उसमें सफल हो जाएंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, खुद के प्रति ईमानदारी बनाए रखें और हार्ड वर्क करें। और सबसे बड़ी चीज़ होती है मोटिवेशन। मोटिवेशन वो जो अंदर से आए, बाहर का मोटिवेशन ज़्यादा देर तक काम नहीं करता है। आप किसी की वीडियो देखकर, किसी का फोटो देखकर या फिर इंस्टाग्राम पर किसी की रील देखकर किसी क्षेत्र में जाने का निर्णय नहीं ले सकते हैं। आपका वो निर्णय जेन्युइन होना चाहिए कि आप किस लिए उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। अगर आप सच में आपका वो रीजन स्ट्रांग है तो आप निश्चित रूप से मोटिवेटेड रहेंगे और उस क्षेत्र में आगे बढ़ते रहेंगे। तो थैंक यू। मेरा सबको सादर प्रणाम। मैंने यूपीएससी की परीक्षा देने का निर्णय तब लिया था जब मैं आर्मी में एसएसबी के थ्रू जाने के सोच रहा था, लेकिन मेरा उधर सिलेक्शन नहीं हो पाता था। तो ऐसे ही मैंने एयरफोर्स में भी ट्राई किया और नेवी में भी ट्राई किया। मेरा शुरू से सपना था कि मैं वर्दी पहनूं, उसमें मतलब मुझे अंदर से मोटिवेशन आता था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं देश की डायरेक्ट सेवा कर सकूं। तो वहाँ तो कुछ कारणवश मेरा हो नहीं पाया सिलेक्शन, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि मैं अपना सारा एनर्जी एक डिफरेंट डायरेक्शन में बट सेम लक्ष्य के लिए मैं रख सकता हूँ। और मैंने चूज़ किया कि फिर 2015 में कि मैं अब सिविल सेवा की परीक्षा दूंगा। तो इस इनिशियली तो चूज़ कर लिया, ठीक है। यूपीएससी से सीडीएस की परीक्षा होती थी, वहाँ से एसएसबी दी, तो ऐसा लगा कि ये वाली यूपीएससी की परीक्षा भी निकल जाएगी। मैं गलत था। ये प्रूव हो गया 2018 में, फिर 19 में, फिर 20 में। तो जब 3 बैक टू बैक सेटबैक्स लगते हैं और आप देख रहे हो कि ठीक है आपके अंदर है, हुनर है, काबिलियत है, सब कुछ है, बट कुछ ना कुछ से रह जाता है आपका, तब आपको ये सोचना चाहिए कि अगर इधर से पीछे हट गए तो फिर कभी इधर आ ही नहीं पाएंगे। और वो एक बहुत बढ़िया कोट है, एक मूवी है ये जवानी है दीवानी, उसका कोट है कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। तो मैंने ये सोचा कि अब जो भी हो पीछे मुड़ के देखने से अच्छा है इसी में करते रहते हैं। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो अगला अटेम्प्ट दे देंगे। 6 है 6 के 6 देंगे, वो पंचवर्षीय योजना बोलते हैं ना, वैसा कुछ। लेकिन इस बार मैं कुछ लकी रहा। और हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि इसमें इस परीक्षा में हार्ड वर्क तो है ही, सब ने बताया मेरे साथियों ने, और मैंने भी बहुत बहुत कड़ी मेहनत की। लेकिन जब वो आपका लक चलेगा साथ में तो ये निकल जाएगा। तो प्लीज़ उस लक के लिए वेट कर लीजिए, क्योंकि जहाँ से मैं खड़ा होकर आपको ये जो ज्ञान दे रहा हूँ, पहले मैं भी उस तरफ बैठा होता था और सुनता था लोगों की बातें। मेरा चल गया, आपका भी चल जाएगा। करते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। अब भोपाल से लिपि नगायत जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय, आपने यूपीएससी परीक्षा में 140वां स्थान प्राप्त कर मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया। अपने अनुभव साझा करने के लिए आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। Greetings to everyone present here, my fellow candidates and everyone listening to us. Thank you for coming here. And आपने सभी लोगों की बातें सुनी
and I must say आपको समझ में आ गया होगा what are the basic qualities that are needed to clear this exam. So number one is the ability to do hard work for unimaginable amount of time. You should be ready to anything that comes in the way of this examination. Your determination and your commitment, that should be utmost. Number one is this. But another important aspect is embracing failures. You should embrace failures because luck factor is a very important aspect of this examination, and you will have to acknowledge that there are certain forces which are beyond your control. आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, but there are certain things जब तक वो नहीं होंगी तब तक शायद आपकी मेहनत उस डायरेक्शन में ना जाए. So you should be ready to face these challenges. And lastly, very important aspect is to keep on trying and keep doing hard work, and you must always be ready to make your choices and face your decisions, and just believe in God and keep doing hard work. I'm sure आप सब लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे. All the very best to each one of you. Thank you so much. Thank you so much. वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.